हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी और साथ में कुछ क्वेश्चन भी वहाँ शेयर किए जाते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा कि आज का थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे, तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस मत करिएगा। आराम से देखिए और लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का देख लेते हैं मोटिवेशन कोट क्या है, जो हमें क्या करेगा, एनर्जेटिक बना देगा। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। कहने का मतलब ये है कि एक उम्मीद, अगर आपके अंदर उम्मीद है, विश्वास है, आपको खुद पर विश्वास है, उम्मीद है, तो यही छोटी सी चीज़ आपके लिए खुशी ला सकती है, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकती है। अगर आपको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको खुद उम्मीद ही नहीं होगी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आप सक्सेस अगर होना भी होगा तो नहीं होंगे। तो इसीलिए आप खुद पर विश्वास कीजिए, उम्मीद रखिए, धैर्य बनाए रखिए। आज नहीं तो कल तो आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य आपको मिल करके ही रहेगा। बस क्या करना है, उम्मीद और विश्वास का ये छोटा सा बीज जो है, इसको अपने साथ रखे रहिए। यही आगे चल करके आपको खुशी का जो विशाल फल है वही आपको प्रदान करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन क्या कह रहा है। और पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसके द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है? ठीक है, देख लेते हैं किसके द्वारा। पहले ये देखना है कि ये मंथन जो आइडियाथॉन है ये किसके लिए है। पहला क्वेश्चन है कि मंथन आइडियाथॉन लॉन्च क्यों किया गया है। तो इसका आंसर आपको आपके क्वेश्चन में ही है, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपका सेकंड आंसर है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। ये मैंने कई बार बताया है क्योंकि करंट की न्यूज़ है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो श्योर है ये पूछा जाएगा। तो ये सेबी की जो अभी रिसेंटली अध्यक्ष बनाई गई हैं, उनका नाम है माधवीपुरी बुच। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, ये मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया गया है। और ये जो है मंथन आइडियाथॉन, ये 6 सप्ताह की अवधि के लिए क्या किया जाएगा, 6 सप्ताह के लिए इसको आयोजित किया जाएगा। और इसको किसके सहयोग से उन्होंने लॉन्च किया है, तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके सहयोग से, तो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, NSDL, CAMS, के फिनटेक, MCX, टाइम। बस आप ये ध्यान रखिए कि किसके द्वारा किया गया है, सेबी के द्वारा, जो कि कौन है, सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसके लिए किया गया, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब सेबी यहाँ पर आ ही गया है तो सेबी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सेबी, क्योंकि ये भी एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेबी का पहले हमें देखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, हम दोनों में देखेंगे, हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी। तो पहले इंग्लिश देख लेते हैं। सेबी का क्या है, सिक्योरिटी, एक मिनट, सिक्योरिटी, ई का मतलब एक्सचेंज, बी मीन्स बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या कहा मैंने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में है। हिंदी में अगर कहा जाए तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो ये इसका फुल फॉर्म है, क्लियर हो गया होगा। और ये जो सेबी है, ये सेबी जो है, ये प्रतिभूति और वित्त का क्या है, नियामक बोर्ड है। ये सेबी जो है ये भारत में प्रतिभूति और वित्त का क्या है,
नियामक बोर्ड है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को हुई। और सेबी एक्ट फिर क्या होता है, सेबी एक्ट 1992 के तहत, 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को इसको क्या होती है, मान्यता प्राप्त होती है। अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और इसको मान्यता कब प्राप्त होती है, तो ये किस एक्ट के तहत, सेबी एक्ट 1992 के तहत 30 जनवरी यानी 30 जनवरी 1992 को इसको मान्यता प्राप्त होती है। उम्मीद है सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है उसका कौन सा संस्करण है, 59 नंबर का ये है। इस बार जो दिवस मनाया गया 59 नंबर का मनाया गया। 5 अप्रैल को ये हर साल क्या करते हैं, मनाते हैं। और ये मनाते क्यों हैं, ये मनाते क्यों हैं, तो जो अंतर्द्वीपीय वाणिज्य है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्या करना है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक, क्या कहा मैंने, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक क्या करना है कि जो माल परिवहन तो इसको क्या करना, सुरक्षित तरीके से, मजबूत तरीके से और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण से इसको क्या करना है, समर्थन करने के लिए ये जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है कि जो एक क्या कहते हैं उसको, एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक माल परिवहन कैसा हो, सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, मजबूत हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। तो इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल क्या करते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और यह जो है, और इसके बारे में देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, यह मनाया क्यों जाता है, ये मनाया क्यों जाता है, तो ये देख लेते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि, एक मिनट, 1809 सॉरी एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1890 यानी 1890 में ये क्या था, ये तो एक ब्रिटिश पोत था जो कि 1890 में बनाया गया था। उसका नाम क्या था वो मैं नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, SS लॉयल्टी। तो ये क्या था, एक जहाज था। SS लॉयल्टी जो था एक ब्रिटिश पोत था जिसे 1890 में बनाया गया था। और इसको क्या किया गया था कि इस जहाज को जो ग्वालियर के महाराजा थे उनका नाम था सर माधवराव सिंधिया द्वारा इस जहाज को खरीदा गया था। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस दौरान इस जहाज को सर्विस देने के लिए, सेवा देने के लिए एक अस्पताल के जहाज के रूप में इसको क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और यह पहली सबसे बड़ी क्या थी, शिपिंग कंपनी थी जो पूरी तरह से क्या थी, भारतीयों के स्वामित्व में थी। क्लियर, यानी कि ये पहली बार जो मुंबई से लंदन की ओर रवाना हुई थी। जो नाम मैंने बताया था SS रॉयल्टी जहाज जो था ये बॉम्बे से लंदन की ओर रवाना हुआ था। तो इसी के उसमें क्या करते हैं, हर साल हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। अब देख लेते हैं इसका महत्व क्यों है। तो भारत में जो समुद्र तट है 7,517 किलोमीटर से अधिक लंबा है। और इसमें आपके 12 बंदरगाह और 2 से अधिक, मतलब मेन तो हमारे कितने हैं, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। और बाकी जो छोटे छोटे 200 से अधिक छोटे बंदरगाहों से ये जो समुद्र तट है वो क्या हुआ है, घिरा हुआ है। क्लियर हो गया होगा। और अगर देखा जाए पूर्वी एशिया, आप लोग के पास मैप होगा, देखते रहिएगा। जो पूर्वी एशिया है, अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, तो इनके बीच जाने वाले जो अधिकांश मालवाहक जहाज हैं वो कहाँ से होकर के गुजरते हैं, जो हमारा भारत है, भारतीय जल क्षेत्र से होकर के ये गुजरते हैं। और अगर बात करें कि भारत का जो 90% है, भारत का 90% यानी 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत का 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मूल्य के संदर्भ में अगर देखें तो 77%
समुद्र द्वारा क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर। और भारतीय बंदरगाहों पर अगर वित्त वर्ष 2020 को देखा जाए तो भारतीय बंदरगाहों पर यातायात लगभग 1.2 बिलियन मीट्रिक टन है, जिसे 2030 तक बढ़ा करके कितने करने की उम्मीद कर दी गई है, 2.5 बिलियन मीट्रिक टन की। और इसी के उसमें मतलब इसके लिए क्या किया गया, एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मैरी टाइम विजन, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो ये कितने साल का, 10 साल का प्रोग्राम, ये 10 साल का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसका क्या नाम था, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो इसका क्या उद्देश्य था, क्यों स्टार्ट किया गया, तो जो भारतीय समुद्री क्षेत्र थे उनकी क्या करना था, पुनर्संरचना करना था। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है इसके थीम की बात भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। थीम की बात क्या है कि कोविड-19, एक मिनट, कोविड-19 से परे सतत विकास। कोविड, इसकी थीम जो है 2022 की वो क्या रखी गई है, कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, यानी कि विकास नहीं है, सॉरी, ये सतत शिपिंग। तो इसको अगर इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया, तो ये पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। पहली बार ये कब मनाया गया था, 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। और शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1919 में हुई थी, 1919 को इसकी शुरुआत हुई थी। जब, वही मैंने बताया था कि जब द सिंधिया स्टीम यानी एसएस रॉयल्टी, मैंने बताया था कि जो जहाज़ थी वो पहली बार गई थी, तो इसको फुल फॉर्म में द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का जो पहला जहाज़ था एसएस रॉयल्टी ने, ये मुंबई से कहाँ पर, लंदन की पहली बार इसने यात्रा की थी। कब शुरू हुई थी, कब, 5 अप्रैल 1919 को क्या किया था, जो द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का जो पहला जहाज़ था, किसका जहाज़ था ये भी ध्यान रखना है, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का। तो एसएस रॉयल्टी ये बॉम्बे से यूके की यात्रा किया था, लंदन की यात्रा किया था। और इस दिन क्या करते हैं, वरुण नामक क्या करते हैं, पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो भारतीय क्षेत्र में क्या करते हैं, भारतीय समुद्री क्षेत्र में क्या करते हैं, उत्कृष्ट योगदान देते हैं। उम्मीद है सारे फैक्ट 1 बाय 1 आपको जितने भी मैंने बताया सारे क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, केंद्रीय शिक्षा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो एक क्वेश्चन आपको ये पता चल गया कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है, शिक्षा मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या गया, 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया जाता है। ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई, प्रोफेसर आलोक चक्रवात के द्वारा लिखी गई है। जिसका विमोचन किसने किया है, जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उन्हीं के द्वारा विमोचन किया गया। और ये जो प्रोफेसर आलोक चक्रवात हैं ये कहाँ के कुलपति हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में है। तो वहीं के ये क्या हैं, कुलपति हैं। इन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया है। अब ये तो पता चल गया होगा कि इस पुस्तक को मतलब इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है, तो 100% आपको क्लियर हो गया कि बिरसा मुंडा है, तो इन्हीं के बारे में। तो बिरसा मुंडा ने जो संघर्ष किया स्वतंत्रता आंदोलन में, जो वनवासियों की योगदान को उन्होंने सामने लाया, मतलब योगदान को सामने लाने का इसमें इस बुक में क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक बुक बताई थी जिसमें तमिलनाडु के जो सीएम हैं, तमिलनाडु के सीएम क्या नाम है उनका, एम के स्टालिन। तो इन्हीं के द्वारा इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम था, यहाँ लिख दे रही हूँ, उंगलिल ओरुवन ये लिखी गई है, जिसका विमोचन किसने किया था, जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी, उन्हीं के द्वारा चेन्नई में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और भी जैसे कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये किसकी पुस्तक है, तो कलराज मिश्र की है। एक और मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, उनका क्या नाम है, गीतांजलि श्री का, जिसका क्या नाम, बुक का नाम था टॉम्ब ऑफ द सैंड, टॉम्ब ऑफ द सैंड।
तो जो रेगुलर देख रहा होगा वीडियो उसको क्लियर होगा। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई क्वेश्चन में तो 100% पूछेगा, तो इसीलिए सारे रिविजन करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले आप लोग का जो वर्क है वो आप लोग कर लीजिए, और वर्क क्या है बताना ना पड़े, आप लोग खुद कर लीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दूसरों तक। आप एक लाइक करते हैं तो कि जितनी लाइक होगी वैसे वो उतने लोगों के पास, मतलब क्या होगा, अगर लाइक्स ज़्यादा होती हैं तो वो दूसरे लोगों तक भी ये लेक्चर हमारा पहुंचेगा। आप लाइक ही नहीं करेंगे तो पहुंचेगा ही नहीं। और स्टार्टिंग है तो लोगों तक अभी कोई जानता है नहीं, तो आप ही लोग थोड़ा हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, तभी जा करके ये इनरिच हो पाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग इसको थोड़ा लाइक, शेयर और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना इंपॉर्टेंट है अपने आप में भी ये भी क्वेश्चन, जिसका फसल बीमा पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जो है, जिसका फसल बीमा पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, किस राज्य से संबंधित? हरियाणा। अभी हरियाणा से मैंने एक और भी मतलब योजना डिस्कस किया था, क्या नाम था उसका, उद्यमिता योजना करके, तो वो भी हरियाणा से संबंधित, तो ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जिसका भी बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। तो चलिए देख लेते हैं हम इससे क्या होगा। तो ये योजना जो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इससे क्या होगा, ये क्यों स्टार्ट किया गया था? तो इसके तहत जो किसान की फसल थी, तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या प्रतिकूल मौसम आ जाए तो उससे जो नुकसान होती थी उनके फसलों की, उसकी क्या की जाएगी, भरपाई की जाएगी। तो ये इसमें क्या था, इस योजना में हरियाणा ने जो स्टार्ट किया था वो इसमें यही कहा गया था। इतना क्लियर हो गया। तो वही प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि हो गया, तापमान, पाला, बाढ़ और क्या कहते हैं आंधी तूफान, इनसे अगर फसल नुकसान हो जाते हैं तो ये सारे इसमें इस योजना में डाले गए हैं। और दूसरा फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आपको नोट करना है कि इस योजना के तहत, ये जो आपकी योजना है तो इसके तहत क्या गया है, कितने फसल को शामिल किया गया है? तो 21 फसलों को इसमें शामिल किया गया है। अब उस 21 फसलों में भी डिवाइड कर दिया गया है कि क्या करना है। 14 आएंगे सब्जी के अंदर, 14 जो हैं फसल वो सब्जी के अंदर आएंगे, जिसमें टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी। तो ये सब नहीं पूछेगा कौन कौन सा है, बस इतना ध्यान रखिए कि 14 सब्जी के अंदर है और 5 आपके फल के अंदर है। 5 जो है ये 14 सब्जी, 5 फल और 2 जो हैं आपके मसालों के अंदर हैं। और वो मसाले वाला ध्यान रख लीजिए क्योंकि कम जो रहता है वो ज़्यादा पूछता है। 2 मसाले जो थे हल्दी और लहसुन, ये इसमें शामिल किया गया है। और 5 फल में आम है, किन्नू, बेर, अमरूद और लीची। तो ये ध्यान रखना है। तो 14 इसमें सब्जी में, 5 फल में, 2 मसाले। मसाले कौन से? हल्दी और लहसुन। तो ये योजना जो है उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी जो क्या करेंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत हैं। ये उनके लिए है, मैंने क्या कहा, ये उन किसानों के लिए वैकल्पिक तौर पर होगी जो किसके तहत पंजीकृत हैं, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत क्या है, पंजीकृत हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। और इस योजना के तहत जो राशि उसमें आश्वस्त राशि बताई गई है सब्जियों और मसालों के लिए, वो कितनी है? 30,000 रुपये प्रति एकड़। सब्जियों के लिए क्या बताइए, अलग अलग है ना दोनों, तो सब्जियों के लिए 30,000 क्या है प्रति एकड़, 30,000 रुपये प्रति एकड़। और फल के लिए कितनी है? 40,000 प्रति एकड़। इतना क्लियर हो गया होगा। और किसान का योगदान इसमें कितना होगा? केवल 2.5% होगा। किसानों का योगदान इसमें केवल कितना होगा? 2.5% होगा। और उसमें उस 2.5% में से सब्जियों में इनका कितना होना चाहिए? 750 होना चाहिए। और फलों में कितना होना चाहिए? 1,000 रुपये प्रति एकड़ होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस इतने फैक्ट याद रखिए, कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि क्या देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कुछ और, ये जब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा में और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्टार्ट किया गया था? गुरुग्राम। तो ये क्वेश्चन में आ चुका है। और जैसे मैंने बोला था कि उद्यमिता योजना, तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये कहाँ का है? हरियाणा का है। अभी हरियाणा में एक और मेला चर्चा में था, क्या नाम है उसका? सूरज कुंड, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, जो कि कहाँ का है? जब कहाँ स्टार्ट हुआ है? हरियाणा के फरीदाबाद में, जिसका अभी मैंने कई बार बताया कि जो क्या नाम है उसका थीम देश है वो जम्मू कश्मीर है और उसका पार्टनर देश कौन है? उज्बेकिस्तान है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो टकराएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार ने किसे 4 अप्रैल 2022 को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया? तो किसको नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा को। तो ये जो है भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में ये
जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं विनय मोहन क्वात्रा को सरकार ने नई जिम्मेदारी सौंप दी है। यानी कि इन्हें क्या, ये पहले नेपाल में थे, अब इन्हें क्या कर दिया गया है, विदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया है। तो नाम रखिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विनय मोहन क्वात्रा। इसके पहले किसका स्थान लेंगे, तो हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर ये होंगे। और ये हर्षवर्धन श्रृंगला इस महीने के अंत में क्या होंगे, रिटायर होने वाले हैं, तो उन्हीं के स्थान पर ये विनय मोहन क्वात्रा, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यूजीसी का अध्यक्ष, रिवीजन करा रहे हैं, यूजीसी का अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जो कि ये जेएनयू के पहले कुलपति थे। इसके पहले ये क्या थे, कुलपति थे, तो उनको यूजीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो जेएनयू में कुलपति कौन बना है, तो जो ये जेएनयू की जो पहली कुलपति बनी है इस बार, तो उनका क्या नाम है, शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित। ये भी कई बार रिवाइज करा चुके हैं। और FATF का अध्यक्ष अभी किसे हाल ही में बनाया गया है, टी राजा कुमार। तो ये सब ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं श्योर है, पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला हाल ही में, इसको छाप लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश बन गया है। तो वो कौन बन गया है, इक्वाडोर बन गया है। यानी कि जो वन्य जीव हैं उनको दुर्व्यवहार से बचाने के लिए, और ये इक्वाडोर कहाँ पर है, इक्वाडोर है आपका साउथ अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर ने क्या किया है, ये देखिए यहाँ लिखा मिसाल, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, इक्वाडोर बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बंदर, ये दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, एक छोटा सा बंदर था। जब ये 1 महीने का था तो इसको क्या किया, जंगल से लाया गया और इसे पालतू बनाकर रखा गया। बाद में क्या होता है, 2019 में इसको चिड़ियाघर में भेज दिया जाता है, क्योंकि ये हुआ कि जंगली जानवरों को पालतू बनाना हमारे यहाँ देश में क्या है, मतलब क्या हुआ, देश में जंगली जानवरों को पालतू बनाना क्या था, वहाँ पर गैर कानूनी था। फिर क्या होता है, 18 साल के बाद जो लेकर के गए थे, जिसके घर पर ये था, उसको जब उसे चिड़ियाघर ले जाया गया तो वहाँ पर क्या होती है, 1 ही महीने के अंदर इसकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इसी के तहत जिसने इसको अपने घर रखा हुआ था, उनका नाम था बरबेनो प्रोवानो, लंबा नाम है, मैंने शॉर्ट में बताया, बरबेनो प्रोवानो। तो इन्होंने क्या किया, अदालत में हिबियस कॉर्पस आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक मिनट, हिबियस कॉर्पस का मतलब कि किसी को अगर उसकी मर्जी के बगैर कैद कर लेना, तो वो जाते हैं प्रोवानो, वो हिबियस कॉर्पस के मामले के तहत बंदर के अधिकार के उल्लंघन का मामला क्या करते हैं, दर्ज करते हैं। तो इसी पर क्या है कि अदालत ने अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि जो वन्य प्रजाति हैं और दूसरे जीव हैं, उनको उनकी मर्जी के बगैर पकड़ना, उनका शिकार करना, बंदी बनाकर रखना, उनकी तस्करी करना, उनका व्यापार नहीं करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये डिसीजन लिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात कर लेते हैं क्या नाम है, इक्वाडोर की। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा मैप की साइड, एक मिनट, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा इक्वाडोर। तो इक्वाडोर जो है, इसके उत्तर में आपको दिख रहा होगा कोलंबिया, क्लियर है। इसके आपके ईस्ट और साउथ में, ईस्ट यानी पूर्व और दक्षिण में क्या दिख रहा होगा, पेरू दिख रहा होगा पूर्व में, और इसके दक्षिण में आपको क्या दिख रहा होगा, पेरू दिख रहा है। और पश्चिम में इसके क्या है, पैसिफिक ओशन है। इसके पश्चिम में क्या है, पैसिफिक ओशन है, क्लियर। और ये क्या है, एक दक्षिण अमेरिकी देश है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये जो है उन 2 देशों में से है जिसकी सीमा ब्राज़ील से क्या है, एक मिनट गाइस, ये जो है, मतलब मैंने क्या कहा कि ये कोलंबिया, इसके ऊपर क्या है, इसके नॉर्थ में क्या है, कोलंबिया है, पूरब में और दक्षिण में इसके क्या है, पेरू है। और इक्वाडोर एक ऐसा, एक मिनट ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ये क्या है, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये विषुवत रेखा है, क्या है, विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा से होकर के गुजरने वाले कौन से हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका में, आपका एक इक्वाडोर है, सेकंड आपका कोलंबिया है, और थर्ड आपका क्या है, ब्राज़ील है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कौन कौन से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अगर हम किसकी बात करें, मकर रेखा की बात करें, तो मकर रेखा से कौन कौन से गुजर रहे हैं, एक है आपका चिली, ये है मकर रेखा, चिली, सेकंड है आपका पराग्वे, थर्ड है आपका ब्राज़ील,
एंड फोर्थ है आपका क्या, फोर्थ क्या है, अर्जेंटीना। क्या है, अर्जेंटीना। चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये क्या कर रहे हैं, मकर रेखा को काट रही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे चिली आया तो बता दे रही हूँ कि चिली में कौन सा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, क्लियर। और चिली में कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल। और टिटिकाका झील कहाँ है, बोलीविया और पेरू की सीमा पर कौन सा झील है, टिटिकाका झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे के साथ डिस्कस कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। एक मिनट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये हो गया आपका। केंद्र सरकार के द्वारा 4 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, केंद्र सरकार के द्वारा 4 अप्रैल 2022 को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित, क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए कितने यूट्यूब चैनल को अभी ब्लॉक कर दिया गया है। तो कितने, 22 यूट्यूब चैनलों को क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया। क्यों ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या कर रही थी, देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, हमारी जो विदेश नीति है और जो सार्वजनिक आदेश है उसको लेकर के ये क्या कर रहा था, ये क्या कर रहे थे, भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। इसीलिए इनको क्या किया गया, तो जो 22 यूट्यूब चैनल है उनको ब्लॉक कर दिया गया। इतना क्लियर हो गया होगा। और ये किसके तहत किया गया, तो ये ध्यान रखना है कि किसके तहत किया गया, IT, किसके तहत किया गया, IT नियम 2021, IT नियम 2021 के तहत पहली बार क्या किया गया, 18 यूट्यूब चैनल, मतलब 18 जो है इसमें से भारतीय यूट्यूब चैनल है। IT, क्या मैंने बताया, IT नियम 2021 के तहत 18 भारतीय यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किए गए। और 18 उसके बाद 4 जो हैं वो कौन से चैनल है, पाकिस्तानी चैनल है, उनको भी क्या किया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। इस तरह टोटल कितने हो गए, 22 हो गए। और क्यों किए गए ये भी मैंने आपको बता दिया। ये क्या कर रहे थे, झूठे थंबनेल, ये देखिए मैं यहाँ पर लाइव हूँ, देख लीजिए आप लोग, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल बना देते हैं। देखिए जैसे क्या लिखा है, आखिर आज भारत युद्ध में जा घुसा, अमेरिका के 15,000 सैनिक ठोके। तो ये सब ऐसा थंबनेल बना देते हैं ये लोग, ताकि जो ना भी देखना चाहे वो क्या करे, अट्रैक्ट होकर के जा करके थोड़ा सा भी देख ले तो उससे व्यूज़ बढ़ जाते हैं। और इसी के कारण क्या है, ये लोग कुछ भी डाल देते हैं। तो ये देखिए, भारतीय राफेल घुसे पाकिस्तान में, 10 मिनट में बरसाए 750 बम, 5 घंटे में परमाणु युद्ध होगा, भारत में धारा 144, जैसे कि लग रहा है कि किसी को पता ही नहीं है, इस तरीके का सब बना देते हैं और लोग देखने भी चले जाते हैं, पता नहीं कैसे हैं। नाटो देशों की भारत को उड़ाने की धमकी, विश्व युद्ध का ऐलान, इस तरीके से। तो ऐसे में क्या किया गया है, ये क्या कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया। और इसके ये तो यूट्यूब चैनल के अलावा 3 ट्विटर अकाउंट्स थे, फेसबुक अकाउंट एक था और एक न्यूज़ वेबसाइट था, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और ये जो IT नियम 2021 का, इसमें इसको ब्लॉक करने के लिए किसका यूज़ किया गया, ये ध्यान रखना, IT नियम 2021 का यूज़ किया गया है, ठीक है। और इन यूट्यूब चैनलों को जो ब्लॉक किया गया उसमें भी जो व्यूवरशिप थे वो देखा जाए तो 260 प्लस थे, 260 करोड़ से अधिक थे। तो इसीलिए इस तरीके का थंबनेल ये लोग क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए फेक न्यूज़ से बचिए। और चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। किसने 3 अप्रैल 2022 को मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इंपॉर्टेंट है ये भी, के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो इगा स्वितवेक ने जीता है। किसने जीता है, इगा, ये देख लीजिए, बाकी ये देखिए, इगा स्वितवेक मियामी ओपन जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इसके लिए हम थोड़ा नीचे चल रहे हैं, 1 मिनट, ये देखिए मैंने यहाँ दे दिया है, यहाँ जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का, तो अगर महिला सिंगल का पूछता है तो इगा स्वितवेक ये कहाँ की है, पोलैंड की है। किसको हरा करके जीती है, नाओमी ओसाका, जापान, यानी कि ये विजेता है, ये उपविजेता है। पुरुष एकल में पूछ ले तो कौन है, कार्लोस अल्कराज हैं, जो कि कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। किसको हरा करके, कैस्पर रूड नॉर्वे को हरा करके जीते हैं। अगर पुरुष डबल का खिताब पूछ ले किसको मिला, तो ह्यूबर्ट हरकाज को एंड जॉन स्नेर को, ठीक है। और महिला डबल का किसको मिला है, लॉरा सिगमंड और वेरा जो नारेवा को मिला है। तो ये पुरुष एकल महिला एकल ज़्यादा ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं फटाफट, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में, रेलवे सुरक्षा बल तो बहुत दिनों से चर्चा में है, कई इसने अभियान भी स्टार्ट किए गए, तो अभी हम लोग इन शॉर्ट सभी अभियान को देख ले रहे हैं।
रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में किस अभियान के तहत टिकट कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया? उस अभियान का क्या नाम है? ऑपरेशन उपलब्ध। कि ऐसा मतलब वो ऑपरेशन चलाए कि उपलब्ध है। अगर कोई कहता नहीं उपलब्ध है तो ये कहते हैं नहीं अब उपलब्ध है, तो वो क्या है देख लेते हैं। तो आरपीएफ ने क्या किया, जो रेलवे टिकट की दलाली करने वाले लोग हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है। और ये मार्च महीने में पूरे देश में इसको क्या कर दिया गया है, चला दिया गया। तो ये तो आपको क्लियर हो कि किसके लिए, टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। अब 3 ऑपरेशन हम बताने वाले हैं। एक तो ऑपरेशन उपलब्ध हो गया, ये किसके लिए, टिकट के लिए। दूसरा आप देख लीजिए ऑपरेशन आहट, देख लीजिए ऑपरेशन आहट, ये भी किसके द्वारा, रेलवे के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। आहट के लिए आहट किसके लिए था, ये जो महिला हैं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए था। आहट दे दिया गया है और ये संभल जाए इस तरीके से। तो थोड़ा ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन अमानत पूछ ले, थर्ड आपका क्या है, ऑपरेशन अमानत, तो ये अगर पूछ लेता है तो ये अमानत की मेरी अमानत खो गई थी, मुझे वापस कर दी गई। तो इस तरीके का है कि ये रेलवे के द्वारा जो सामान वहाँ पर खो जाता है उसको क्या करने के लिए, वापस करने के लिए ऑपरेशन अमानत। ये तीनों आपको ध्यान रखना, 3। तो तीनों आपके ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन परिवर्तन मैंने क्यों नाम लिया, ऑपरेशन परिवर्तन भी किसके लिए था, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के लिए था। आंध्र प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया था। किसके लिए, गांजा की जो गांजा होता, भांग होता, उसकी खेती को रोकने के लिए किया गया था। तो ये सारे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित। तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं, क्या नाम है उनका, भी हाल ही में किए गए हैं, तो पुष्कर सिंह धामी। तो इन्होंने क्या किया, 5 अप्रैल 2022 को ये हिम प्रहरी योजना इन्होंने स्टार्ट की है। तो ये है क्या, इसको देख लेते हैं। हिम प्रहरी योजना है क्या, क्यों स्टार्ट की गई है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, जैसे चीन, तो हमारे यहाँ जो उत्तराखंड के जो ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, जैसे चीन नेपाल से जो सीमा बना रही हैं, तो कौन से हैं उत्तराखंड के राज्य, वो हम लोग देख लेते हैं। उत्तरकाशी है, चमोली है, उत्तरकाशी, चमोली, और आपका क्या है, पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जो जिले हैं उनमें क्या किया जाए, पलायन को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं, यानी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में क्या करना है, पलायन को रोकना है। और देश की सुरक्षा के लिए वहाँ भारतीय आबादी को क्या करना है, बसाने की ये क्या है, योजना। हिम प्रहरी यानी प्रहरी कर देना है, वहाँ एक लगा देना है किसी को सुरक्षा के लिए। तो क्या करना, भारतीयों को वहाँ बसा देना है, भारतीय आबादी को बसाने की एक योजना है। और पलायन को क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये क्या करना है, रोकना है। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्योंकि क्या किया है, जो चंपावत और ऊधम सिंह नगर के खटीमा के गांवों से भी पलायन को रोकना है। दैवीय आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए जो पुलिस है, आईटीबीपी है, एसएसबी के सहयोग से ये क्या किया गया है, सीमा रक्षक दल या हिम प्रहरी दल बनाए जाने का प्रस्ताव। बस ये ध्यान रखना आपको कि ये किसकी योजना है, उत्तराखंड की है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है। थर्ड आपका क्या है कि ये किसके लिए है योजना, तो वो जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि पलायन को रोकना और देश की सुरक्षा के लिए वहाँ भारतीय आबादी को क्या करना है, बसाना है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उत्तराखंड की और भी योजनाएं देख लेते हैं, जैसे कि क्या था, एक 4 धाम परियोजना भी मैंने डिस्कस किया था आपको कि ये कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। और अभी कल या परसों के लेक्चर में मैंने बताया था कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन बनाई गई हैं, तो वो कौन है, उनका क्या नाम है, रितु खंडूरी। 1 मिनट मैं लिख दे रही हूँ यहाँ, रितु खंडूरी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा। और अगर लाइकेन पार्क पूछे तो ये भी उत्तराखंड है। क्रिप्टोग्राफिक पार्क पूछे ये भी उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा पार्क हर्बल पार्क, ये भी कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो चलिए कल का जल्दी से रिवीजन करते हैं 1 मिनट के अंदर। वो भी किस राज्य में 4 अप्रैल 2022 को गणगौर लोक उत्सव मनाया गया, राजस्थान। किस आयोग ने मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ की 2 मार्च 2022 को शुरुआत की है, राष्ट्रीय महिला आयोग। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य के द्वारा 13 जिलों का शुभारंभ किया गया, आंध्र प्रदेश। और टोटल कितने हो गए, 13 पहले थे, 13 फिर ऐड किए गए तो 26 हो गए।
अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहभागिता दिवस हर साल कब मनाते हैं? 4 अप्रैल को मनाते हैं। किस राज्य के वन्ययार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया गया? तमिलनाडु बहुत ही चर्चा में है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वन्ययार समुदाय ये आरक्षण के लिए तमिलनाडु से संबंधित है, जो कि चर्चा में है। किसने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2022 का हाल ही में 3 अप्रैल 2022 को खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने अभी और आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का बताया। आज मैंने क्या बताया है? मियामी का बताया, तो ये भी ध्यान रखिएगा सारे। विक्टर ओर्बन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो हंगरी के बने हुए हैं। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? वीआर को दिया गया है। वीआर जिसके क्या है? जॉन बैटिस्ट हैं। हाल ही में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। 3 अप्रैल 2022 को अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने के लिए अफगानिस्तान। और यहाँ पर भारत की बात करें तो कौन गांजा की खेती को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन परिवर्तन। और यहाँ पे इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अफगानिस्तान ने किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? अरुणाचल प्रदेश। मैप मैंने दिखा दिया है, बाकी कुछ यहाँ न्यूज़ है वो आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बता भी दिया है। नए वित्त मंत्री का 24 घंटे में ही इस्तीफा, ये कहाँ की बात है? जो कि मैंने बताया था आपको, श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया है, क्योंकि वहाँ पे बिजली है, बाकी जो खाद्य सामग्री बहुत महंगे हो गए, तो इसी के लिए क्या किया गया? ये देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर जनता के गुस्से को देखते हुए करीब 41 सांसदों ने गठबंधन से नाम वापस ले लिया और नए वित्त मंत्री अली साबरी ने नियुक्ति के 24 घंटे में इस्तीफा दे दिया है। ये देखिए ये क्या लिखा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा देने से इनकार। श्रीलंका के आर्थिक संकट को लेकर विपक्ष ने राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा मांगा है, तो इस पर इन्होंने मना कर दिया है। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, मैंने दे दिया है। और भारत में 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं, ये भी मैंने यहाँ देखिए IT नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसा किया गया है, ये मैंने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। 18 भारतीय थे, 4 पाकिस्तान आधारित हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखा है कि इसमें क्या होता था? इन चैनलों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? भारतीय सशस्त्र बल, जम्मू और कश्मीर जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए होता था, तो ये सब ध्यान रखिएगा। वही इंग्लिश में ये द हिंदू का है। INB मिनिस्ट्री ब्लॉक्स 22 यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स। तो चलिए मैंने सब कुछ समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और सेशन भी पसंद आ रहा होगा आप लोग को। तो अगर पसंद आ रहा है, समझ भी आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। देखने से पहले ही आप लाइक कर दें, क्योंकि ख़राब कंटेंट तो रहता नहीं, कंटेंट तो आपका बहुत ही अच्छा रहता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी जैसे आप लोग के कमेंट्स आते हैं तो उस हिसाब से तो अच्छे ही हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसको शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सभी के 3-4 फ्रेंड्स तो होंगे, कम से कम होंगे, वैसे तो होते तो बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम तो इतने होंगे। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं और नए सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बाकी के कुछ दिन में हम कोशिश करेंगे कि मैपिंग भी आपको बताई जाए। मैपिंग और क्या करेंगे, संडे को, संडे टाइम नहीं मिलता था, बट इस संडे को मैं पॉलिटी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जो भी BPSC दे रहा है या स्टेट PCS दे रहा है, मतलब स्टेट PCS उसी में आता है, UP PCS दे रहा है, तो उन सभी के लिए क्या होगा, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो उसको सेशन को आप लोग जरूर देखें, उस संडे को हम लेकर आने वाले हैं। बाकी आपका जो काम है वो आप लोग करिए, मेरा जो काम है हम लोग कर रहे हैं, मतलब मैं कर रही हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।